राघव के माता पिता अभी पिछले हफ्ते ही यहाँ इस शहर में आए थे। वैसे लखनऊ और मुंबई के मौसम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहाँ लखनऊ में लोग रजाई में से बाहर नहीं निकल रहे, वहीं यहाँ मुंबई में तो एक पतले चद्दर से भी काम निकल जाता है। कभी कभी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं। यहाँ उनका लाडला बेटा राघव रहता था। इस बार उन्हें कुछ ऐसी ऐसी बातें पता चली जिसे उन्होंने सोचा नहीं था। खैर, बेटे ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें खुशी थी कि बेटा देर से ही सही सही रास्ते पर आ गया था, वरना न जाने कौन सा उसे रोग लग गया था कि ब्याह के नाम से ही भड़क जाता था। मम्मी पापा के सामने पूर्वा को खड़ा करके राघव ने कहा, अब आप देख लीजिए, जैसा आप चाहते थे वैसा ही मैंने किया। आप एक सुंदर पढ़ी लिखी और अच्छी बहू अपने बेटी के लिए चाहते थे। क्या इससे अच्छी व सुंदर बहू कोई और हो सकती है? पूर्वा पहली नज़र में ही सबको पसंद आ गई थी। राघव ने दोनों को पूर्वा के बारे में बताना उचित नहीं समझा। वह जानता था कि पूर्वा के कष्टमय विगत को बताने से दोनों को मानसिक आघात पहुंच सकता था। इसलिए उसने थोड़े से झूठ का सहारा लिया और उन्हें केवल इतना बताया कि पूर्वा को एक रिश्तेदार ने पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। वह उसके साथ पढ़ती थी। तभी उन दोनों की जान पहचान हुई थी। अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रही थी। राघव के परिवार वाले समझदार थे। पूर्वा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के बारे में कोई बात नहीं की। राघव और पूर्वा की शादी हो गई। बहुत सादगी और परंपरागत तरीके से उन दोनों की शादी का आयोजन किया गया था। राघव तथा उसके घर वाले शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा तामझाम और दिखावे के खिलाफ थे। थोड़ी सी खास रिश्तेदारों और मित्रों के बीच में उनकी शादी संपन्न हुई। शादी के पहले एक दिन एकांत में राघव ने पूर्वा से पूछा, अगर तुम्हारा मन हो तो हम दोनों चलकर तुम्हारे मम्मी पापा को मना लाते हैं। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सबको अच्छा लगेगा। चाहती तो मैं भी हूँ, परंतु अभी मेरे पास इतना साहस नहीं है। एक बार तुम्हारे साथ शादी करके घर गृहस्थी से जा लूँ, तब फिर चलकर मम्मी पापा से मिलेंगे। तब वे मेरे अतीत की भूलों को माफ़ भी कर सकेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। और बात वहीं समाप्त हो गई थी। पति, सास, ससुर और एक पारिवारिक जीवन, बिल्कुल नया अनुभव था पूर्वा के लिए। शादी के बाद पूर्वा ने राघव के घर परिवार को ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी संवार दिया था। इसमें राघव की मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने पूर्वा को एक बेटी की तरह घर परिवार की जिम्मेदारी से अवगत कराया। उसने भी अपनी सास से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया। नतीजा यही हुआ कि कुछ ही दिनों में उसने एक समझदार पत्नी, आदर्श बहू और सुलझी हुई गृहिणी के रूप में सबके दिलों में स्थान बना लिया। अब उसे स्वयं विश्वास नहीं होता था कि वह 5 साल पहले की एक बिगड़ैल और गैर जिम्मेदार सामाजिक परंपराओं को तोड़ने वाली लड़की थी। राघव इतना शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था कि वह कभी भी पूर्वा के अतीत की चर्चा नहीं करता था, परंतु वह स्वयं कभी कभी एकांत की छड़ों में सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि शादी के पहले वह किस प्रकार का गंदा जीवन व्यतीत कर रही थी। उसने तब अपने जीवन के लिए जो राह चुनी थी, वह एक ना एक दिन उसे पतन के गर्त में डुबो देती। बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहना और शादी करके अपने पति व एक परिवार के बीच रहने में कितना अंतर था। अब उसे महसूस हो रहा था कि शादी के पहले वह एक उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी। अपने रूप और सौंदर्य पर पूर्वा को बहुत अभिमान था। वह सुशिक्षित और संपन्न परिवार की लड़की थी, इसीलिए लालन पालन बहुत प्यार व दुलार के साथ हुआ था। उसने जीवन में किसी भी अभाव को कभी महसूस नहीं किया था। उसके ऊपर किसी प्रकार के पारिवारिक और सामाजिक प्रतिबंध नहीं थे। वह जिद्दी और विद्रोही स्वभाव की हो गई थी। कॉलेज के दिनों में वह हर तरह की गतिविधियों में भाग लेती थी। खेलकूद, नाटक, साहित्य और कला से लेकर विश्वविद्यालय संगठन के चुनाव तक में उसकी सक्रिय भागीदारी होती थी। वह कई सारे लड़कों के साथ घूमती थी और पता ही नहीं चलता था कि वह पढ़ाई कब करती थी। बहुत कम लड़कियों के साथ उसका उठना बैठना और घूमना फिरना होता था, जबकि वह गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। एक दिन पता चला कि वह यूनियन अध्यक्ष विजय के साथ एक ही कमरे में रहने लगी थी। दोनों ने विश्वविद्यालय के हॉस्टलों के अपने अपने कमरे छोड़ दिए थे। एक कमरा लेकर रहने लगे थे। उस कॉलेज के लिए ही नहीं, पूरे शहर के लिए बिन ब्याह किए एक लड़की का एक लड़के के साथ रहने की शायद यह पहली घटना थी। वह छोटा शहर था, परंतु इस बात को लेकर कहीं कोई हंगामा नहीं मचा। विजय यूनियन का लीडर था और पूर्वा के विद्रोही व उग्र स्वभाव के कारण किसी ने खुले रूप से इसकी चर्चा नहीं की।
पूर्वा के घर वालों को पता चला या नहीं, यह किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उसके परिवार वाले दूर किसी गांव में रहते थे। उसके पिता उस गांव के एक संपन्न किसान थे। अगर कहीं कोई हलचल हुई थी तो केवल राघव के हृदय में, जो मन ही मन पूर्वा को प्यार करने लगा था। वे दोनों सहपाठी थे और एक ही क्लास में पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब पूर्वा का मोहक रूप और चंचल स्वभाव राघव के मन में घर कर गया और उसके हृदय ने पूर्वा के लिए धड़कना शुरू कर दिया था। पूर्वा के दिल में राघव के लिए ऐसी कोई बात थी? यह नितांत असंभव था। अगर ऐसा होता तो पूर्वा विजय के साथ बिना शादी किए क्यों रहने लगती? यह उन दोनों का यूनिवर्सिटी में अंतिम वर्ष था। राघव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। एमए करने के तुरंत बाद उसे नौकरी मिल गई और वह पूर्वा की छवि को अपने दिल में बसाए चला गया। राघव के सिवा किसी को पता नहीं था कि वह पूर्वा को भी प्यार करता था। 5 साल तक उसे यह भी पता नहीं चला कि पूर्वा कहाँ और किस अवस्था में है। उसने पता करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि पूर्वा अब ना तो किसी रूप में उसकी हो सकती थी, ना उसे कभी मिल सकती थी। दोनों के रास्ते कब के जुदा हो चुके थे। फिर एक दिन मेट्रो ट्रेन में वे दोनों आमने सामने बैठे थे। भीड़ नहीं थी, इसीलिए वे एक दूसरे को अच्छी तरह से देख सकते थे। पहले तो दोनों सामान्य यात्रियों की तरह बैठे अपने आप में मगन थे, लेकिन थोड़ी देर बाद सहज रूप से उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराई। पहले तो समझ में नहीं आया, फिर अचानक पहचान के भाव उनकी आंखों में तैर गए और फिर एक साथ ही दोनों के मुंह से निकला, आप? उनके बीच में कभी अपनत्व नहीं रहा था। एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हुए भी कभी कभार ही उनके बीच बातचीत हुई होगी, परंतु उन बातों में ना तो आत्मीय मित्रता थी न प्रगाढ़ता। इसलिए औपचारिकतावश उनके मुंह से एक साथ आप निकला था। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उसके नज़दीक आकर बोला, पूर्वा? हाँ। वह भी अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं तो देखते ही पहचान गई थी। मैं भी, परंतु विश्वास नहीं होता, आप यहाँ। उसके मुंह में शब्द अटक गए। गौर से पूर्वा को देखने लगा। वह कितनी बदल गई थी। पहले और आज की पूर्वा में जमीन आसमान का अंतर था। उसका प्राकृतिक सौंदर्य विलुप्त हो चुका था। चेहरे का लावण्य, आंखों की चंचलता, माथे की आभा, चेहरे की लाली और होठों का गुलाबीपन कहीं खो सा गया था। उसके होठ सूख कर डंठल की तरह हो गए थे। आंखों के नीचे काली काली झाइयाँ थीं, जैसे वह कई रातों से ढंग से सोई ना हो। वह पहले से काफ़ी दुबली भी हो गई थी। छरहरी तो पहले से ही थी, लेकिन तब शरीर में कसाव और मादकता थी। परंतु अब उसकी त्वचा में रूखापन आ गया था, जैसे रेगिस्तान में कई सालों से वर्षा न हुई हो। राघव को उसका यह रूप देखकर काफ़ी दुख हुआ, परंतु वो उसके बारे में पूछने का साहस नहीं कर सकता था। उनके बीच बस पहचान के अलावा कोई बात नहीं थी। वह भले ही उसे प्यार करता था, परंतु उसके भाव उसके मन में थे और मन में ही रह गए थे। क्या पूर्वा को पता होगा कि वह कभी उसे प्यार करता था? शायद नहीं, वरना क्या वह दूसरे की हो जाती और वह भटकने के लिए अकेला रह जाता? यह तो वही जानता था कि उसका प्यार अभी मरा नहीं था, वरना अच्छी भली नौकरी मिलने और घर वालों के दबाव के बावजूद वह शादी क्यों नहीं करता? उसे पूर्वा का इंतज़ार नहीं था, परंतु एक तरफा प्यार करने की जो चोट उसके दिल पर पड़ी थी, उसे कभी तक वह उबर नहीं पाया था। और आज पूर्वा फिर सामने बैठी थी। क्या सचमुच जीवन में? कह नहीं सकता। वह तो आज दोबारा मिली ही है। क्या पता यह मुलाकात क्षणिक हो, कल फिर वह वापस चली जाए। उसके जीवन में तो पहले से ही विजय बैठा है। उसने अपने दिल में एक कसक सी महसूस की। हाँ, मैं यहाँ, वह बोली। पूर्वा स्वयं भी राघव के साथ अकेले में समय बिताने को व्याकुल थी। पर क्या सारी बातें हम ट्रेन में ही करेंगे? वह बोली। कहीं बैठ नहीं सकते? क्या इतनी फुर्सत है आपके पास? मैं तो ऑफिस से छुट्टी कर लेता हूँ। हाँ, अब मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। बस कुछ देर के लिए ऑफिस में काम है, उसके बाद मैं तुम्हारी हूँ। पूर्वा के मुरझाए चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसकी आंखों की चंचलता लौट आई थी। राघव ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी अंतिम बात का क्या अर्थ हो सकता था? क्या वह सचमुच उसकी हो सकती थी? दोनों ने आपस में सलाह की। राघव ने अपने ऑफिस फ़ोन करके बता दिया कि तबीयत खराब होने के कारण वह आज ऑफिस नहीं आ सकता था। पूर्वा ने बताया कि उसे एक प्राइवेट ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना था। अब वह एक सहेली के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में यहाँ रहती थी। राघव भी उसी तरफ रहता था,
परंतु उन दोनों की मुलाकात आज पहली बार हुई थी। पूर्वा का इंटरव्यू लगभग 10:30 बजे ख़त्म हो गया था। उसके बाद वे दोनों खाली थे। उनके कदम कॉफ़ी हाउस में जाकर रुके। पूर्वा वैसे चंचल रही थी, परंतु आज चुप थी। राघव स्वभाव से ही अंतर्मुखी था। अंतर्मुखी नहीं होता तो पूर्वा आज उसकी होती। तब वह अपने मन की बात उससे नहीं कह पाया था। क्या आज कह पाएगा? आज पूर्वा के पास समय भी था और वह उसके सामने बैठी थी, उसकी बात सुनने के लिए। परंतु एक रुकावट थी जो बार बार राघव को परेशान किए जा रही थी। पूर्वा पहले से ही विजय की है, उसको छोड़कर क्या वह उसकी हो सकती है? ऐसा संभव तो नहीं था। पूर्वा के विद्रोही स्वभाव से वह परिचित था। वह जो ठान लेती थी उसे कर कर ही मानती थी, भले ही बाद में उसे नुकसान उठाना पड़े। कई पल खामोशी से गुजर गए। यह खामोशी उबाऊ लगने लगी तो पूर्वा ने ही कहा, क्या हम यहाँ ऐसे ही बैठने के लिए आए हैं? कुछ मन की नहीं कहेंगे? आप ही कुछ बताओ। उसने ऐसे कहा जैसे उसे कुछ बोलना ही नहीं था। वह केवल उसकी बातें सुनने के लिए ही उसके साथ आया था। वैसे वह उसके विगत जीवन के बारे में जानने को उत्सुक नहीं था, परंतु जाने बिना उसे कैसे पता चल सकता था कि वह विजय को छोड़कर यहाँ क्या कर रही है, आजकल किसके साथ रह रही थी। मुझे विश्वास नहीं होता हम यहाँ एक साथ, कहकर पूर्वा ने बात आरंभ की। राघव ने यह नहीं पूछा कि उसे किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसके मुंह से निकला, और मुझे भी। वह मुखर हो उठी। एक बार बात शुरू हो जाए तो पूर्वा की जबान पर लग जाते थे। उसने कहा, ऐसे ही घटनाओं से लगता है कि दुनिया वाकई बहुत छोटी है। जीवन के एक मोड़ पर हम अलग होते हैं तो अगले मोड़ पर फिर मिल जाते हैं। पूर्वा बातें करते हुए अब काफ़ी प्रफुल्लित लग रही थी। कुछ देर पहले की उदासी उसके चेहरे से गायब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी खोई हुई बहुत कीमती चीज़ मिल गई थी। उसके बदन में थिरकन आ गई थी और आंखों की पुतलियां नाचने लगी थी। राघव उसे एकटक देखता जा रहा था। उसने सोचा, वह इसी तरह खुश रहेगी तो शायद उसका खोया हुआ यौवन और सौंदर्य एक दिन वापस आ जाएगा। वह पूर्वा के चेहरे की चढ़ते उतरते और बदलते भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था कि अचानक पूर्वा ने ही पूछ लिया, क्या तुमने शादी कर ली? वह अबाक रह गया। पूर्वा पहली बार अनौपचारिक हुई थी। उसने राघव को तुम कहा था। राघव ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। अभी शादी के बारे में सोचा नहीं है। नौकरी मिलने के बाद अपने पाँव जमाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस दिन लगेगा कि अब जीवन में हर प्रकार का स्थायित्व आ गया है, आर्थिक और सामाजिक, तो शादी के बारे में सोचूंगा। तब सोचोगे? पूर्वा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। नौकरी मिलने के बाद भी क्या शादी के लिए सोचना पड़ता है? नौकरी ही तो हर प्रकार का स्थायित्व देती है। अब क्या सोचना? यहाँ तो लोग बिना किसी आय के शादी के बारे में सोचते हैं। माँ बाप भी, चाहे बेटा बेरोजगार क्यों ना हो, उसकी जवान होते ही उसकी शादी करने के लिए उतावले हो जाते हैं। फिर तुम तो हर प्रकार से सक्षम हो। बात कुछ मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस संबंध में उसने पूर्वा को कोई स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। कोई आवश्यकता भी नहीं थी। वह चुप रहा तो पूर्वा ने ही शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम अभी तक मुझे भूले नहीं हो क्या? क्यों? है ना यही बात? राघव के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी आंखें पूर्वा की आंखों से जा टकराई, जैसे पूछ रही थी, तो तुम जानती थी? पूर्वा उसके भाव को समझते हुए बोली, हाँ, मुझे पता था। मेरा जिस तरह का स्वभाव था और जिस प्रकार में यूनियन के कार्यों व खेल कूद में भाग लेती थी, हर प्रकार के व्यक्ति से मेरा वास्ता पड़ता था। किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। किसी लड़की के लिए लड़कों की निगाहों के भाव पढ़ना मुश्किल नहीं होता। और फिर जिस प्रकार कक्षा में पीछे बैठकर तुम मुझे देखा करते थे, डिपार्टमेंट के अंदर आते जाते, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते मुझे देखकर जिस प्रकार तुम्हारी आंखों में चमक आ जाया करती थी, वह मुझसे कभी छिपी नहीं रही थी। लेकिन उस समय समझदार से समझदार लड़की भी यश और धन की चमक में खोकर सच्चा प्रेम नहीं पहचान पाती है। वह मगरूर हो जाती है और प्रेमियों की भीड़ में सच्चा प्यार खो देती है। कहते कहते उसने निसंकोच राघव का दाहिना हाथ पकड़ लिया और प्यार से उसे सहलाते हुए बोली, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे जैसा हीरा खो दिया, परंतु अफसोस तो मुझे इस बात का अधिक है कि आज़ादी और समाज से विद्रोह के नाम पर परंपराओं को तोड़ने का जो ना समझी भरा कदम मैंने किया था, वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उस भूल का परिणाम तुम देख ही रहे हो कि आज मैं कैसी हूँ और कितनी तन्हा, इतनी तन्हा। जितना किसी गुफा का सन्नाटा हो सकता है,
पूर्वा की आंखों में आंसू छलक आए। राघव ने उसकी आंखों को देखा, परंतु उसने उसके आंसू को पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया। बस अपने हाथों को धीरे से उसके हाथों से अलग करके कहा, हर आदमी जीवन में कोई ना कोई भूल करता है, परंतु उसके लिए अफसोस करने से दुख कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। उसके स्वर में दृढ़ता थी। सच कहते हो तुम। उसने झटके से अपने आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराने का प्रयास करती हुई बोली, मैं अपना अतीत याद नहीं करना चाहती, परंतु उसे बताए बिना तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। विगत की हर एक बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, बस उतना ही जितने से तुम मेरे मन को समझ सको और यह समझ सको कि मैंने विद्रोही स्वभाव के कारण क्या पाया और क्या खोया। इतना भी आवश्यक नहीं है, वह गंभीरता से बोला। तुम सामान्य बातें करोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे मन की दशा समझ सकती हूँ। तुम मेरे दुख से दुखी नहीं होना चाहती हो, मैं तुम्हारे सुख से सुखी होना चाहता हूँ, उसने स्पष्ट किया। पूर्वा को उसकी बात से घोर आश्चर्य हुआ। वह हकबका कर बोली, मैं कुछ समझी नहीं। जिस जगह तुम मुझे छोड़कर गई थी उसी जगह पर मैं अभी तक खड़ा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उसने निसंकोच कहा। पूर्वा के हृदय में मधुर वीणा के तारों सी झंकार हुई। लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बिना शादी के विजय के साथ रह रही थी। तुम्हें पता नहीं है कि पिछले 5 सालों से मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। तुम चाहो तो बता सकती हो। पूर्वा ने एक राहत भरी सांस ली और बोली, मैं बहुत लंबा व्याख्यान नहीं दूंगी, मेरी बातों से उबने लगो तो बता देना। उसने सहमति में सिर हिलाया। तब पूर्वा ने धीरे धीरे उसे बताया, मैंने परंपराओं सामाजिक मर्यादा का विरोध किया, बिना शादी के एक युवक के साथ रहने लगी, परंतु जिसे मैंने आज़ादी समझा था वह तो सबसे बड़ा बंधन था। सामाजिक बंधन में तो फिर भी प्रतिबद्धता होती है, एक दूसरे के प्रति लगाव और कुछ करने की चाहत होती है, परंतु बिना बंधन के संबंधों का आधार बहुत ही सतही होता है। वह केवल एक विशेष ज़रूरत के लिए पैदा होता है और ज़रूरत पूरी होते ही मर जाता है। मैं विजय के साथ रहते हुए भी बहुत खुश थी। हम दोनों साथ साथ घूमते, राजनीतिक पार्टियों में शामिल होते। मेरी अपनी महत्वाकांक्षा भी थी कि विजय के सहारे मैं राजनीति की सीढ़ियाँ चढ़कर किसी मुकाम तक पहुँच जाऊँगी, परंतु यह मेरी भूल थी। 3 साल बाद ही मुझे महसूस होने लगा कि विजय मुझे बोझ समझने लगा है। अब वह मुझे अपने साथ बाहर ले जाने से भी कतराने लगा था। बात बात पर खींचकर मुझे डांट देता था। मैं समझ गई वह केवल अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए मुझे अपने साथ रखे हुए था। अब वह मुझे बासी समझने लगा था। वह मुरझाए फूल की तरह मुझे फेंक देना चाहता था। उसकी बेरुखी से मैंने महसूस किया कि हम जिस शादी के बंधन को बोझ समझते हैं वह वाकई वैसा नहीं है। बिना शादी के भी तो 2 व्यक्ति वही सब कुछ करते हैं, परंतु बिना किसी जिम्मेदारी के, और जब एक दूसरे से उब जाते हैं तो बड़ी आसानी से जूठी पत्तल की तरह फेंक देते हैं। लेकिन मान्यता प्राप्त बंधन में ऐसा नहीं होता। मैंने भी अगले 2 साल तक और बर्दाश्त किया, परंतु एक दिन विजय ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मुझे अपना राजनीतिक करियर बनाना है। तुम अपने लिए कोई दूसरा रास्ता चुन लो। तुम्हारे साथ रहने से मेरी बदनामी हो रही है। अगला आम चुनाव आने वाला है। अगर तुम मेरे साथ रही तो मेरी छवि धूमिल हो जाएगी और मुझे टिकट नहीं मिलेगा। मेरे पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई। मेरी सारी शक्ति समाज से बगावत करने का जोश जैसे ख़त्म हो गया। मैं समझ गई, नारी चाहे जितना समाज से विद्रोह करे, पुरुष के हाथों की कठपुतली ना बनने का मुगालता पाल ले, परंतु आखिरकार वही करती है जो पुरुष चाहते हैं। वह बड़ी धीरता से और गंभीरता से अपनी बात कह रही थी। राघव पूर्ण खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। बीच में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, ना कुछ बोला। अपनी बात खत्म करते करते पूर्वा रोने लगी, परंतु राघव ने उसे चुप नहीं कराया। कुछ देर बाद वह स्वयं शांत हो गई। पता नहीं राघव क्या सोच रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और लग रहा था जैसे वह पूर्वा की सारी बातों को मन ही मन गुन रहा था, उन पर मनन कर रहा था। फिर और कई पल गुजर गए। इस बीच वेटर आकर कई बार पूछ गया कि कुछ और चाहिए या बिल लाऊं। उसने इशारे से उसे 2 और कोल्ड कॉफ़ी लाने का आदेश दे दिया था। वह सारा दिन उन दोनों ने साथ साथ व्यतीत किया। राघव हवा के साथ उड़ रहा था तो पूर्वा के मन में अपने विगत को लेकर एक अपराध बोध था। राघव हर प्रकार की खुशबू अपने दामन में समेटने के लिए आतुर था, तो पूर्वा संकोच के साथ अपने पांव पीछे खींच रही थी। राघव के जीवन की खोई हुई खुशियाँ जैसे दोबारा लौट आई थी।
उसके जीवन में 5 साल बाद वसंत के फूल महके थे। पूर्वा को उसके घर के बाहर तक छोड़कर जब वह वापस लौट रहा था, तब उसके कानों में पूर्वा के मीठे स्वर गूंज रहे थे। बाय रघु, गुड नाइट। एक अच्छे दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हम कल फिर मिलेंगे। हाँ, कल शाम को मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। ओके। पूर्वा के घर से उसके घर के बीच का रास्ता कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, उसे पता ही न चला। अपने 2 कमरों के किराए के मकान में पहुंचकर उसे लगा जैसे पूरा घर ताजे फूलों से सजा हुआ हो और उनकी मादक सुगंध चारों तरफ फैलकर उसके दिमाग को मदहोश किए दे रही थी। वह एक लंबी सांस लेकर पलंग पर धम से गिर पड़ा। उसे पूर्वा के साथ मिलने के संयोग पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास तो पूर्वा को भी नहीं हो रहा था। वह अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यही सोच रही थी कि राघव से मिलने के बाद क्या उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्या यह परिवर्तन सुखद होगा। उसकी रूममेट रूबी ने जब उसका हंसता हुआ चेहरा देखा तो पहला प्रश्न यही किया, लगता है तुम्हारा खोया हुआ प्यार तुम्हें मिल गया है। उसने पर्स को मेज पर पटका और रूबी को गले से लगाकर भींच लिया। रूबी कसमसा उठी और उसे परे करते हुए बोली, इतना ज़्यादा मत इतराओ, अभी एक प्यार की चोट पूरी तरह से भरी नहीं है और फिर से तुम प्यार करने लगी हो। कहाँ तो समाज की हर चीज़ें से बगावत करने पर तुली हुई थी, कहाँ अब एक आम लड़की की तरह बार बार प्यार में इस तरह गिर रही हो। क्या यही है तुम्हारा आदर्श। अरे भाड़ में जाए समाज से विद्रोह। वह मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैं नैतिकता को बंधन समझती थी। दरअसल यही सच्चा जीवन मूल्य है जो हमें एक नैतिक और मर्यादित बंधन में रखकर समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद करता है। निरंकुश आज़ादी मनुष्य को गैर जिम्मेदार और तानाशाह बना देती है, जबकि सामाजिक मूल्य हमें एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। वाह, तुम तो एक दिन में ही सारे जीवन मूल्यों को पहचान गई। किसने तुम्हें ऐसा गुरु मंत्र दिया है जो अपनी बनाई हुई लीक को तोड़ने पर मजबूर हो गई हो। क्या पहले प्यार में धोखा खाने के बाद तुम्हें यह एहसास हुआ है या किसी ने तुम्हें भारतीय दर्शन और संस्कृति का पाठ पढ़ाया है। वह पलंग पर बैठती हुई बोली, नहीं रूबी, बहुत कुछ हम अपने अनुभवों से सीखते हैं और बहुत कुछ हम अपने संपर्क में आने वाले लोगों से। इसके कुछ कटु अनुभव होते हैं और कुछ मृदु। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अपने द्वारा किए गए गलत कामों के कटु अनुभव से हम क्या सीखते हैं और हम किस प्रकार अपने को बदल कर सही मार्ग पर आते हैं। समाज में हर चीज़ गलत नहीं होती। हमें अपने विवेक से देखना पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत। आज मैं अपने माँ बाप, परिजनों और संबंधियों के सामने नहीं पढ़ सकती, उनको अपना मुंह नहीं दिखा सकती। इतनी नैतिक शक्ति मेरे पास नहीं है। और उसके चेहरे पर फिर से पहली जैसी उदासी व्याप्त हो गई। रूबी बहुत समझदार लड़की थी। वह उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम बहुत साहसी लड़की हो, कभी इस तरह हिम्मत नहीं हारती। आज तुम इतनी खुश हो, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रखकर तुम्हें ज़्यादा दुखी कर दिया। चलो भूल जाओ अपना अतीत और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। अब मैं तुमसे पिछले जीवन के बारे में कोई बात नहीं करूँगी, बस तुम खुश रहो। मैं खुश हूँ रूबी। उसने हंसने का खोखला प्रयास किया और बाथरूम की तरफ जाती हुई बोली, तुम देखना, मैं हमेशा हंसती मुस्कुराती रहूँगी। ये हुई ना बात। पूर्वा ने अपने मन को इतना कठोर बना लिया था कि विजय के साथ व्यतीत किए गए जीवन के कड़वों पलों को बुरी तरह भुला दिया था। रूबी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। पूर्वा से उसकी मुलाकात इसी गेस्ट हाउस में हुई थी। रूबी पहले से यहाँ रह रही थी। बाद में पूर्वा आ गई तो उन्होंने एक साथ एक कमरे में रहने का निर्णय लिया। इससे उन पर किराए का बोझ कम हो गया था। पूर्वा जब से आई थी बहुत उदास और गुमसुम सी रहती थी। बहुत पूछने और साथ रहने के कारण पूर्वा ने उससे अपने जीवन की सारी बातें बांट ली थीं। रूबी ने भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया था। धीरे धीरे पूर्वा खुश रहने लगी, परंतु आज बाहर से आने के बाद वह जितना खुश थी उतना वहाँ से आने के बाद कभी नहीं रही। पूर्वा दिल की बुरी नहीं थी। वह हर उस काम को करती थी जिसे करने के लिए उसे मना किया जाता था। इससे उसे मानसिक संतुष्टि मिलती। जब लोग उसे भला बुरा कहते और उसकी तरफ नफरत भरी नज़रों से देखते तो उसे लगता कि उसने इस संसार को हरा दिया है, यहाँ के लोगों को पराजित कर दिया है। वह इन सब से अलग ही नहीं, इन सबसे महान है। दूसरे लोगों के बारे में उसकी सोच थी कि यह लोग परंपराओं और मर्यादाओं में बंधे हुए गुलामों की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं,
शादी को वह एक बंधन समझती थी। इसे स्त्री की पुरुष के प्रति गुलामी समझती थी। उसकी सोच थी कि शादी करने के बाद पुरुष केवल स्त्री पर अत्याचार करता है, इसलिए उसने ठान लिया था कि वह शादी कभी नहीं करेगी। परंतु बिना शादी किए किसी पुरुष के साथ रहना उसे अनुचित ना लगा। उसे वह दिन याद आते जब विजय के साथ रहते हुए पीठ पीछे उसे लोग न जाने किन किन विशेषणों से संबोधित करते थे, जैसे चालू लड़की, चंट, रखैल, छिछोरी आदि आदि। तब उसे इन संबोधनों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह किसी की बात पर कान नहीं धरती थी। वह बेफिक्री का आलम था और विजय जैसे राजनीतिक नेता से उसका संपर्क था। वह सातवें आसमान पर थी और जमीन पर चल रहे कीड़े मकोड़ों से वह कोई वास्ता नहीं रखना चाहती थी। उन दिनों उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती थी और बुरी बात को वह सुनने के लिए तैयार नहीं थी। लोग उसके बारे में क्या सोचते थे, इससे उसको कोई लेना देना ही नहीं था। पूर्वा के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए केवल विजय ही जिम्मेदार नहीं था, इसके लिए पूर्वा स्वयं जिम्मेदार और दोषी थी। अपनी गलती से उसने सबक लिया था कि परंपराओं का उल्लंघन हमेशा उचित नहीं होता। विजय ने भी पूर्वा के शरीर से खेलने के बाद उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया था। इस प्रकार के चरित्र से उसका राजनीतिक जीवन तहस नहस हो गया था। पूर्वा को आज एहसास हो रहा था कि अपने अति आत्मविश्वास के कारण माँ बाप द्वारा स्वतंत्रता का उसने नाजायज फ़ायदा उठाया था और अपने पाँव को गंदे दलदल में फंसा दिया था। वह अपने परिवार संबंधियों और परिचितों से दूर हो गई। दोस्त उसका साथ छोड़ गए और आज वह बड़ी दुनिया में अकेली है। कोई उसे अपना कहने वाला नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर कोई सुख दुख बांटने वाला है तो वह है रूबी, जो सच्चे मन से उसकी बात सुनती है और सलाह देती है। यहाँ आकर वह पुरानी कड़वी यादों को भुलाने में काफ़ी हद तक सफल हो गई थी। अब राघव से मिलने के बाद क्या वह अपना पिछला जीवन भूल सकेगी? उसके मन में कोई फांस तो नहीं रह जाएगी कि वह राघव को धोखा दे रही है? परंतु वह ऐसा क्यों सोच रही है? क्या वह समझती है कि राघव उसे अपना बना लेगा? उसके दिल में एक टीस सी उठी। अगर राघव ने उसे ठुकरा दिया तो? इस तो के आगे उसके पास कोई जवाब नहीं था, हो भी नहीं सकता था। परंतु संसार में क्या अच्छे पुरुषों की कमी है? अगर वह चाहती है कि शादी करके अपना घर बसा ले और एक आम गृहिणी की तरह जीवन व्यतीत करे तो उसे कौन रोक सकता था? राघव ना सही, कोई भी पुरुष उसका साथ थामने के लिए तैयार हो जाएगा। उसमें कमी क्या है? सच तो यह है कि आज पहली बार उसका दिल सच्चे मन से किसी के लिए धड़का है और वह है राघव। पूर्वा को जॉब मिल गई। उसके जीवन में खुशियों के पलों का इजाफा हो गया, लेकिन जीवन में एक ठहराव सा था। पुरुष हो या स्त्री, एकाकी जीवन दोनों के लिए कष्टमय होता है। यह बात राघव भी जानता था और पूर्वा भी, परंतु अभी तक उन्होंने अपने मन के पत्तों को खोला नहीं था। ताश के खिलाड़ियों की तरह दोनों ही अपने अपने पत्ते छिपाकर चाले चल रहे थे। प्रतिदिन शाम को वे दोनों मिलते थे। मिलने की एक निश्चित अवधि थी और एक निश्चित स्थान। उनको मिलते हुए कई महीने बीत गए। चांद अभी भी उनकी पकड़ से दूर था। पूर्वा पहले जितनी वाचाल और चंचल थी, अब उतनी ही अंतर्मुखी हो गई थी, या शायद राघव के साथ आकर उसकी जैसी हो गई थी। यह उसके स्वभाव के विपरीत था, परंतु मानव मन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। पूर्वा उसके सामने अपने मन को बहुत ज़्यादा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि राघव उसके बारे में सब कुछ जानता था। परंतु वह ना तो उसके भूतकाल की कोई बात करता, ना भविष्य के बारे में कोई बात। एक दिन राघव ने पूछा, जीवन भर अकेले ही रहने का इरादा है या कुछ सोचा है? क्या मतलब? उसने आंखों को चौड़ा करके पूछा। राघव गंभीर था। माँ बाप के पास जाने का इरादा है? राघव ने घुमा कर पूछा। पूर्वा के हृदय में कुछ चटक गया, फिर भी अपने को संभाल कर कहा, उस तरफ के सारे रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके हैं। ना मुझ में इतना साहस है, ना कोई इच्छा। उनके पास जाकर मुझे क्या मिलेगा? मुझे ही इस संसार सागर को पार करना है, अकेले या किसी के साथ। उसका स्वर भीगा हुआ था। किसके साथ? राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूर्वा के शरीर में एक मीठी सिहरन दौड़ गई। वह सिमटते हुए बोली, जो भी मेरे मन को समझ लेगा। तो कोई ऐसा मिला है? वह जैसे उसके मन को परखने का प्रयास कर रहा था। पूर्वा मन ही मन हंसी। तो मुझसे बनने की कोशिश की जा रही है? वह आसमान की तरफ देखती हुई बोली, देख तो रही हूँ। सूरज के रथ पर सवार होकर कोई औरों से बिल्कुल अलग एक पुरुष मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। आसमान में तारों का साम्राज्य था। चांद कहीं नहीं दिख रहा था, परंतु तारों की झिलमिलाहट आंखों को बहुत भली लग रही थी।
परंतु आसमान में तो कहीं सूरज नहीं है, फिर उसका रथ कहाँ से आएगा? उसने चुटकी ली। अभी रात्रि है, रथ के घोड़े थक गए हैं, वे विश्राम कर रहे हैं, कल फिर यात्रा मार्ग पर निकलेंगे। वह हंसी। अच्छा, तो कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे? कह नहीं सकती, मार्ग लंबा है, समय लग सकता है। वह जमीन पर देखने लगी। राघव ने उसकी कमर में हाथ डाल दिया और वह उसे सट गई। जब सूरज का रथ तुम्हारे पास आ जाए तो उस पुरुष को लेकर मेरे पास आ जाना, मेरे घर। अवश्य। एक दिन पूर्वा ने मिलते ही एकदम बम फोड़ा। मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। क्या सूरज का रथ और वह पुरुष आ चुका है? उसने मुस्कुराती आंखों से पूर्वा को देखते हुए पूछा। हाँ, उसने शर्माते हुए कहा। कहाँ है? तुम्हारे घर पर ही उसे मिलवाऊंगी। तो फिर मुझे 2 दिन का समय दो। आने वाले इतवार को मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ढूंढ लोगी ना? भटक तो नहीं जाओगी? अब कभी नहीं, पूर्वा ने आत्मविश्वास से कहा। अगले इतवार को पूर्वा उसके घर पर थी, उसकी पत्नी के रूप में। नई गृहस्थी बस चुकी थी। इसमें थे राघव, पूर्वा और उसके मम्मी पापा। कुछ साल में वह 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। यह तो बताने की ज़रूरत नहीं, पर दोनों बच्चे माँ से ज़्यादा दादा दादी से चिपटे रहते और दादा दादी बहू के बिना न कहीं जाते न उससे पूछे बिना कुछ करते। राघव कई बार कहता, तुम भी अजीब हो। मैंने तुम्हें पाया, बदले में मेरे माता पिता को छीनकर तुमने अपनी तरफ कर लिया।